बीजापुर से, जहां पर नक्सली मुठभेड़ हुई और यहां पर बड़ा अपडेट इसमें यह है कि 31 नक्सलियों को ढेर किया गया और इन सबके शवों को बरामद कर लिया गया। बड़ी बात यह है कि जिन नक्सलियों को मार गिराया गया इनमें 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों के सब शव जो हैं सभी बरामद कर लिए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार भी इनके पास से मिले हैं, जिसमें कि कई ऑटोमेटिक वेपन और इंसास राइफल जैसे हथियार भी शामिल हैं। नक्सलियों के शव बीजापुर भी ले आए गए हैं। अब इनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद शिनाख्त भी की जाएगी कि किस कैडर के ये नक्सली हैं, किस स्तर के ये नक्सली हैं, इनका कितना ओहदा रहा है और इनके ऊपर कितना इनाम था। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। हमारे इस मुठभेड़ में हमारे 2 जवान हमने खो जरूर दिए जिनको शहादत मिली, जबकि 2 घायल जवान हैं। इनको रायपुर लाया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। इसमें दोनों जवानों की हालत स्थिर बनी हुई है। इधर आपको बता दें कि ये ऑपरेशन जो था ये बड़े स्तर पर छेड़ा गया था और इसमें 650 हमारे जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकले थे, एनकाउंटर के लिए निकले थे, जंगल में सर्चिंग के लिए निकले थे। इसमें डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के भी जवान हैं और सबसे बड़ी बात कि बस्तर फाइटर्स की महिला कमांडोज भी इस ऑपरेशन में शामिल थी। आज सुबह बीजापुर के नेशनल पार्क में हुई मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज 18 हेलीपैड पे ही मौजूद है और ये वो जवान है, वो वीर जवान है जो ऑपरेशन से लौट रहे हैं। देख सकते हैं ये इन्होंने इनके बूते ही 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। भैया कैसा अनुभव रहा? सर बढ़िया रहा। ऐसा कितने घंटे तक आप लड़े? तो बोल नहीं सकता। ऐसा क्या मतलब कितने नक्सलियों की संख्या रही होगी? 31 जी। उससे भी ज्यादा थे नक्सली कि कब निकले थे आप? निकले थे 6 तारीख से। यहाँ खास बात, महिला कमांडो भी इस ऑपरेशन में थी। दीदी क्या नाम लिखते से? जी। आप महिला कमांडो वहां गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां का? कितने घंटे मुठभेड़ में आप लड़े? जी लगभग 3-4 घंटे। जी भैया आप क्या नाम लिखते हैं? सर सुष्मिता सर जी। कितने घंटे मुठभेड़ चली और क्या मुठभेड़ चला सर? सुबह मॉर्निंग से 5 बजे से शुरू हुआ। जी। जी। और चुनौतियां कैसी रही? बहुत सारी चुनौतियां थी। जी जी। तो ये देख सकते हैं ये वो जवान है, वीर जवान है जिन्होंने इस ऑपरेशन में लीड किया और 31 माओवादियों को ढेर कर दिया गया। बड़ी बात, इस वक्त न्यूज 18 उस हेलीपैड पर ही मौजूद है। कुछ देर पहले MI-17 के 2 हेलीकॉप्टर यहाँ उतरे और जो शहीद जवान थे उनके साथ साथ मारे गए नक्सलियों के शवों को भी लाया गया, हथियारों को भी यहाँ लाया गया है। कुछ देर बाद PM के बाद शहीद जवानों का जो सलामी दी जाती है उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, फिर उसके बाद उनके शवों को गृहग्राम के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इस वक्त बीजापुर से न्यूज 18 के लिए रंजन दास। इधर केंद्रीय गृह मंत्री मनोहर लाल ने आम बजट को लेकर भोपाल में प्रेस वार्ता की। उनका कहना था कि 10 साल में बजट का आकार 3 गुना हुआ है और यह किसी भी देश के लिए मायने रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा GYAN पर फोकस है, इसका फुल फॉर्म भी उन्होंने बताया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी इसके मायने होते हैं। कार्यक्रम में CM डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी शामिल हुए। हमारी तो 4 जातियां हैं और उन 4 जातियों को फिलोसफिकल एक शब्द प्रयोग करता हूं तो है ज्ञान। ज्ञान यानी G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता, N से नारी। तो ये 4 शब्दों से, 4 अक्षरों से ये जो इस चीज का उद्योग बना कि हम गरीब कल्याण की भी बात करते हैं, युवा वर्ग की भी बात करते हैं, अन्नदाता की भी करते हैं, नारी महिला शक्ति इसकी भी बात करते हैं। अपने 27 क्षेत्र जो आपने फोकस किए, जिसमें आपने कहा कि ऋण गारंटी शुल्क को 1% कम करेंगे, तो ऐसे इनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी पैमाने पर हमारे युवा वर्ग को इसका लाभ मिले। इसी प्रकार से सूक्ष्म उद्यमियों को भी ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी। ये बहुत बड़ी एक तरह से राहत भी है और इसमें आगामी 5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण आप इसके माध्यम से देने वाले हैं। तो हम मान के चलें कि बड़े पैमाने पे हम इसको अपने आप में कवर कर लेंगे। टूरिज्म सेक्टर में भी आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के साथ साथ होम स्टे तक में मुद्रा लोन देने वाले हैं। तो ये होम स्टे हमारे लिए
कई मायनों में बड़ी होटल तो हम कर देते हैं, स्टार होटल हम कर देते हैं, लेकिन होम स्टे करने की बात जब हम करते हैं तो हमको मालूम है हमारी अमरकंटक से लेकर के नर्मदा जी की जहां गुजरात के पास तक की पूरी यात्रा में बड़े पैमाने पे हमने धार्मिक पर्यटन में भी होम स्टे की संभावना ढूंढी है, जिसमें हमारे सभी धार्मिक पर्यटन स्थल पे बड़े पैमाने पर लोगों को रुकने की व्यवस्था ग्रामीण अंचल में भी हो जाए। उसमें हम अगर मदद करेंगे तो ये गांव की दृष्टि से, गांव की आय की दृष्टि से भी बड़ा एक निर्णायक भूमिका हो जाएगी। सर मेरा सवाल पानी को लेकर है। अभी दिल्ली के जो चुनाव हुए तो यमुना में जहर हरियाणा घोल रहा है, इस तरह की बात सामने आई थी। 27 साल बाद दिल्ली में आपकी सरकार बनी है, हरियाणा में आपकी सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के 2 पानी से जुड़े मुद्दे हल किए थे, एक पीकेसी जो था राजस्थान के साथ, वहां भी आपकी सरकार है, दूसरा यूपी सरकार के साथ केन बेतवा। तो अब हरियाणा पर यह आरोप है, आप हरियाणा से आते हैं, कि दिल्ली के जल में वो जहर घोल रहा है। अब उस मुद्दे का हल आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि पानी का विवाद 1993 से चल रहा है। देखिए, पानी की बात तो बहुत स्टेट्स में है, लेकिन अब मैं पॉलिटिकल बात करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने बात ही उस प्रकार की पूछ ली है। केजरीवाल का एक स्वभाव रहा है कि कोई बात खुद ना कर पाए तो कैसे दूसरे के पाले में डालना। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे डाली कभी कि मैं 2025 में चुनाव तभी लड़ूंगा जब यमुना को साफ करूंगा, यमुना साफ नहीं होगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दैट वाज ए चैलेंजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम हिज साइड। अब चूंकि यमुना तो साफ कर नहीं पाए, अब जब कर नहीं पाए तो अंतोगत्वा कहा कि हाँ भी इसमें यमुना में तो जो पानी हरियाणा से आता है उसमें वो जहर घोल देते हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट उसको बहुत महंगी पड़ गई। अगर ये स्टेटमेंट न देते, अब तो चुनाव हो चुका है, आज मैं कह सकता हूं कि वो 5-7 सीटें ज्यादा ले जाते। इस स्टेटमेंट के कारण से 5-7 सीटें उसने खोई हैं। और केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रेस वार्ता की और कहा कि केंद्रीय बजट में हर सेक्टर में मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कपास उत्पादन से प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा, इसमें हर इकाई जुड़ेगी। सीएम ने कहा कि बजट में औद्योगिक संरचना में सभी वर्कर को कवर किया गया है। स्टार्टअप से प्रदेश के युवाओं को फायदा होगा। मैं तो इसको देख के गौरवान्वित हो रहा था कि कपास उत्पादन की बात भी अगर आपने जोड़ी है तो कपास उत्पादन से एकदम से ये हमारा पूरा निमाड़ से लगा करके पूरा मालवा और मालवा से आगे तक का बेल्ट एक बड़ी संभावना के आधार पर चल रहा है, जिसमें आपने कहा कि कपास उत्पादन से कपास आधारित रोजगार तक की बात आपने कही। तो अर्थात इसमें एमएसएमई आ गई, हेवी इंडस्ट्री तक आ गई, कपड़े से बने हुए सारे उत्पाद आ गए, रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, यहाँ तक कि हमारी लाडली बहना योजना भी आ गई, जिसमें हमने 1250 रुपया महीना बहने को देकर के 5000 रुपया तक आय बढ़ाने के लिए अगर हम एमएसएमई की इंडस्ट्री स्थापित करेंगे तो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के बलबूते पर हमारी 4000 से लेकर 7000 तक की रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री अगर लगेगी तो कपास की फसल से कपड़ा धागे से बनता हुआ रेडीमेड गारमेंट्स में, और उसी में निर्यात इकाई भी जुड़ जाएगी। इधर प्रधानमंत्री